नमस्कार, मैं समीप राजगुरु। लेकिन समीप राजगुरु तब पहचाने जाते हैं, तब आप लोग समीप राजगुरु को मानते हो जब समीप राजगुरु के साथ कोई सुपरस्टार आता है ना, तब मजा आता है। और इंडिया टीवी क्रिकेट में हम बड़े बड़े स्टार्स से भी बात करते हैं और ऐसे खिलाड़ियों से भी बात करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों से भी आपको मिलाते हैं जो भविष्य में हीरे की तरह चमकने वाले हैं और उनकी चमक से जो है हिंदुस्तान अभी जो है चमकेगा पूरी दुनिया में और भारत का भविष्य जो है सुनहरा होगा। आप देख रहे हैं कि बहुत यंगस्टर्स अभी आए, लेकिन कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं और जब वो टीम में आएंगे मुझे पूरा यकीन है कि वो खूंटा गाड़ कर बैठने वाले हैं। सरफराज खान आ गए हैं, नाम कमा लिया है और हर किसी को इंतजार है कि ये जो नया लॉट है गोल्डन जनरेशन की तरह दिख रहा है। जैसे एक जमाने में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण आए थे, उसी तरीके से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान, ध्रुव जुरैल, एक नया गोल्डन जनरेशन, एक ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसी ग्रुप में मुझे पूरा यकीन है ज्यादा देर नहीं लगाने वाले हैं मुशीर खान, सरफराज के छोटे भाई हैं और जल्दी हमें खान ब्रदर्स दिखने वाले हैं। जैसे वॉर ब्रदर या पठान ब्रदर्स दिखे थे, उसी तरीके से दो ब्रदर्स भी दिखने वाले हैं। और इस वक्त मुशीर हमारे साथ हैं। जी हाँ, सीधे चलते हैं मुंबई और मुंबई से मुशीर से बातचीत करते हैं और साथ में उनके अब्बा जान, उनके फादर नौशाद भाई भी साथ में हैं। और क्योंकि मुशीर अभी अंडर 18, अंडर 19 है तो गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने कहा कि गार्जियन के साथ ही मुशीर का इंटरव्यू यहाँ पर होगा। और नौशाद भाई, अगर मेरी आप बात सुन रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा था कि पिछले कुछ हफ्ते से बड़ा इमोशनल टाइम रहा है। हम सारी रिपोर्ट्स आपकी देख रहे थे, कई बार आपकी आंखों से आंसू भी छलके, क्योंकि ये इमोशंस ऐसे कमाल के होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे आगे शेयर करूंगा। लेकिन जिस राह पे आप चल रहे थे, जो मंजिल आपके सामने थी, एक मंजिल आपने हासिल कर ली, दूसरी मंजिल भी हमें यकीन है मुशीर भी जल्दी इंडिया खेलेगा। लेकिन जो आपने हासिल किया है उससे कितना जोश, कितना जज्बा जो है आपका बड़ा है नौशाद भाई इससे? नहीं, देखिए, बहुत खुशी होती है जब कोई काम आप शुरू करते हो और अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट साल उनको देते हो और तन मन धन से लग जाते हो घर में। सुबह उठना, रात में जल्दी सोना और एक मकसद के थ्रू उसको करना। तो उससे क्या होता है कि जब आपको वो चीज़ मिलती है या उसके नज़दीक पहुँचते हैं तो नेचुरली वो सब खुशी तो आती ही है, जिसे सरफराज ने अभी किया। क्योंकि आईपीएल तो वो कई सालों से खेल रहा था, मेरे ख्याल से 9 साल से आईपीएल खेल रहा है। 4 साल तो आरसीबी पंजाब, 2 साल, उस 3 साल हो गया, उसके बाद 2 साल से दिल्ली। लेकिन ये जो खुशी मिलती है देश के लिए खेलना, 140 करोड़ की आबादी में से अगर आप सिलेक्ट होते हो, 311 नंबर कैप मिली उसे, तो एक सपने जैसा, सपना सच जैसे होने जैसा लगता है। तो उसकी फीलिंग अलग ही है, क्योंकि वो देश के लिए रिप्रेजेंट करने की बात ही कुछ अलग है। तो वो खुशी के आंसू थे जो अंदर भरे हुए थे कई सालों से, तो बस वही निकले बाहर, बाकी और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नौशाद भाई, क्योंकि आपकी ना कहानियां हमारे इंडिया टीवी में भी मैंने सुनी, आपकी कहानियां, जैसे सरफराज खेला आपकी कहानियां सुनी कि आप भी बड़े तगड़े हिटर थे और आपको देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ऐसी ऐसी कहानियां आपके बारे में सुनाई है यहाँ पर, जो आपके शहर से कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं आपके बारे में कि नौशाद हैं ये सरफराज के फादर। अब हमें पता पड़ा, ये ऐसे से हमने इनके बारे में सुना करते थे। तो ये जर्नी जो आपकी रही है, हमें पूरी कहानियां पूरे इंडिया को मालूम है। लेकिन जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जैसे अब मुशीर भी बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो आपका ये सपना, आपकी बस जो थी इंडिया की वो छूट गई, तो क्या वहीं से ये सफ़र शुरू हो गया था कि मेरी बस छूट गई लेकिन मैं सरफराज और मुशीर की इंडिया की बस नहीं छूटने दूंगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं रेलवेज के लिए खेलता था, मुंबई रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में भी था और उस वक्त था जब मुंबई की टीम लगातार चैंपियन हो रही थी। उसमें गिन के 21 प्लेयर सेलेक्ट होते थे उस वक्त। 40-40 प्लेयर जिससे आज के दौर में सेलेक्ट होते हो ऐसे नहीं थे। सचिन हमारे कैप्टन थे, समीर दिगे थे और विनोद काम्बली से लेके संजय मांजरेकर, जतिन प्रांजपे, मतलब ये पूरा, ये एबी कुरुला, पारस मामरे, अजीत अगरकर, वो उसके अंदर 21 खिलाड़ियों में मैं सिलेक्ट हुआ था। 11 में नहीं खेल पाया मैं तो, और वो भी 30 साल की उम्र के अंदर मैं सिलेक्ट हुआ था। ये 30 एज के अंदर मैं आया था। उसके बाद घर की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी और बहुत सारे काम थे, तो एक साथ दोनों नहीं हो रहे थे, क्रिकेट खेलना और घर का भी संभालना। तो फिर उस वक्त एक डिसीजन लिया मैंने कि अभी ठीक है, मैं अभी मेरी एज भी हो गई है और मैं ज़रा अटैकिंग बैट्समैन था, जैसा आपने बताया कि मारता था थोड़ा, बहुत सारे ऐसे शॉट जो अपर कट स्कूप है वो उस ज़माने में खेला करता था मैं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मेरा सपना नहीं पूरा हो पाया क्योंकि एज भी भाग रही है और घर की जिम्मेदारी भी है, तो यही सपना मैं इनसे पूरा करूँगा। तो उसके बाद फिर मैं ज़्यादा टाइम इन्हीं को देने लग गया, सुबह शाम लग गया, एक रूटीन बनाया और जो गलती 25 साल के करियर में मुझसे हुई थी, मैंने वो गलती हटा के इनको रास्ते बताया।
नहीं वाकई में और आपकी तुलना जो की है ना हमारे कलीग्स ने, वो कह रहे थे कि आप शायद धोनी के बारे में सुन रहे हैं, हमने तो नौशाद के बारे में सुना था। तो नौशाद भाई का जलवा भी बड़ा ज़बरदस्त था। मुशीर, आप अगर सोच रहे हो कि सरफराज और आप ही को दुनिया जान रही है, तो नौशाद भाई भी जो है अब चमक रहे हैं आपकी चमक से। तो भविष्य बड़ा सुनहरा है भारत का। और जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि ये छोटे से बच्चा से दिखने वाला ये कौन है, ये मुशीर खान है भाई। आने वाले समय में टाइम नहीं मिलेगा, ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत लंबी कतार लगेगी। और मुशीर हमारे साथ हैं इस वक्त। ज़बरदस्त प्रदर्शन अंडर 19 में मुशीर, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी में आपने मेरे ख्याल से 4 मैचेस में 350-400 रन बनाए, एक डबल 100 भी लगाया। फाइनल में आके जीत की जो नींव फाउंडेशन रखी वो आपने रखी आपके 100 से। क्या आपने पार्टनरशिप की वहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ। तो मैं सीधा अभी उस रणजी ट्रॉफी में नहीं आऊँगा, लेकिन अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी तक ये क्रिकेटिंग जो आपकी जर्नी रही है मुशीर, वो किस तरीके से आपने, मतलब फादर का सपोर्ट कैसा रहा, किस तरीके से आपने, क्या ड्रीम्स आपके हैं अभी कि आपको क्या करना है, उसके बारे में ज़रा बताएं हम सबको। सर सबसे पहले तो मतलब हमने बहुत मेहनत करी थी सर, मतलब अप्पू के साथ मैंने मतलब सुबह शाम मतलब प्रैक्टिस को जाना, उसके बाद फिर शाम को वापस आना सर, सुबह शाम तक हम प्रैक्टिस करते रहते थे। उसके बाद फिर मैं सर, एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं इस साल पूरा ही मतलब बिज़ी था क्रिकेट में, और उसके बाद मुझे एनसीए कैम्प भी मिला, तो मुझे एनसीए कैम्प में भी बहुत फ़ायदा हुआ सर। फिर वहाँ से वर्ल्ड कप के लिए खेलने गया, तो मतलब ये था कि सर कहीं भी मेरा गैप नहीं हुआ सर, इस साल मैं फुल टच में था, तो उसका रिजल्ट मुझे सर रणजी ट्रॉफी में दिखा सर। बिल्कुल। और आपकी क्रिकेट के साथ साथ आपके बड़े भाई की पूछनी पड़ी, सरफराज जब इंडिया खेले तो मुशीर आपका कितना जोश बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हाँ सरफराज ने खेल लिया, अब मैं भी खेलूंगा। अभी एक भाई घर में इंडिया खेल लिए हैं, तो मतलब बहुत प्राउड की बात है। तो मतलब मेरा भी यही सपना है कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है सर, बाकी इंशाल्लाह जो नसीब में लिखा होगा सर वो होगा। मुशीर, अब से कुछ देर पहले मेरी एक फॉर्मर क्रिकेटर से बात हो रही थी, सबा भाई से बात हो रही थी। वो आपके टैलेंट के बारे में बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही शानदार प्लेयर है, लेफ्ट आर्म बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। तो आप मुशीर, क्या है आपकी स्ट्रेंथ, मैं नौशाद भाई से, आपके अब्बा से ही पूछूंगा, फादर से ही पूछूंगा, लेकिन आप क्या, आपके माइंडसेट, मतलब किस तरीके से मेंटल प्रिपरेशन आपकी क्या होती है, क्योंकि इतना यंग प्लेयर, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है फाइनल में 100 बनाने का, सबसे कम उम्र के प्लेयर आप बने, कमाल का रिकॉर्ड है ये, और 3 मैचेस में करीब 350 रन, और ये रणजी ट्रॉफी में सीनियर लेवल पे ऐसा खेलना। तो मेंटल प्रिपरेशन, अगर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हो किस तरीके से तैयार करते हो अपने आप को आप? सर सबसे पहले तो हम बहुत मतलब मेहनत करते हैं सर, बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ों पे। और सर मतलब अब्बू मुझे यही बोलते हैं कि मतलब, और मेरा भी यही मानना है कि जब मैं बॉलिंग करने जाता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं बैट्समैन हूँ, और मैं जब बैटिंग करने जाता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि सर मैं बॉलर हूँ। तो मतलब मैं अपनी टीम के लिए दोनों में कम्पीट करना चाहता हूँ, और दोनों में मैं अच्छा करना चाहता हूँ सर। अच्छा मुशीर, आप में और सरफराज में एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन क्या फ़र्क है टेक्निकली? सर मतलब यही है कि अभी भाई का मतलब थोड़ा टेम्परामेंट अच्छा है सर, और मतलब उनका थोड़ा क्लास भी अलग है, और थोड़ा मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, इतने सालों से वो खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो फ़र्क हुआ है सर। अच्छा, ऐसे बड़े भाई होने के नाते वो, मतलब वो आपको तंग करते हैं, मतलब वो डांटते वाटते हैं? क्योंकि शरारती तो सरफराज हैं, हमने देखा, यंगस्टर हैं दोनों, आप दोनों छोटे छोटे बच्चे, हमारे को इतने साल हो गए कवर करते करते, तो ऐसा लगता है हमने सौरव गांगुली, सचिन के साथ जर्नलिज्म शुरू की थी, और आप लोग इतने छोटे बच्चे लगते हो कि बड़ा मज़ा आता है ऐसा, इसलिए ना, मतलब आप स्टार बनने जा रहे हो। लेकिन ये सरफराज को हमने देखा कि कितना बढ़िया उन्होंने जो है सामने वाले प्लेयर को डिस्टर्ब भी किया, एज ए फील्डर, एज ए बैट्समैन क्या ज़बरदस्त रन लेते हैं। वाकई में जावेद मियांदाद से तुलना जो होती है, राइट तुलना होती है, जिस तरीके से वो रन भी चुरा लेते हैं। तो घर में एज बिग ब्रदर वो आपकी क्या मदद करते हैं? मतलब सर बहुत मतलब एक एडवाइस भी देते रहते हैं वो, कि आगे मतलब आगे जो भी लेवल अभी मैं खेलने वाला हूँ उस लेवल में मुझे क्या क्या मतलब चीज़ें फेस करना है, और कौन सी मतलब मुझे टफ सिचुएशन मिलने वाला है, या कहाँ पर मुझे मतलब कैसे रन बना के निकलना है। तो वही सब वो बताते रहते हैं कि तुझे अभी, जैसे मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था, तो भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मुशीर अभी तेरा मतलब असली क्रिकेट चालू हो रहा है रणजी ट्रॉफी में, जब तू जाएगा तो तेरा असली क्रिकेट वहाँ से चालू होगा।
तो मतलब वही चीज़ के लिए मैं पहले से ही मतलब एक तो मेरे माइंड में था ही, ऊपर से भाई का मैसेज भी आया था, तो मैं थोड़ा सा और मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि इस चीज़ के लिए मुझे अभी मतलब फेस करना है। तो मुझे ये सब चीज़ में सर हेल्प होती है सर, और बहुत मुझे फ़ायदा भी होता है सर। ये सरफराज स्लेज नहीं करते आपको कभी कभी? सर वो तो भाइयों में थोड़ा बहुत तो सर होता ही रहता है सर। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। सब ज्यादा करते हैं आउट करने के लिए। मैं बॉलिंग एक्चुअली डालता हूँ तो भाई को थोड़ा बहुत हो जाती है। नौशाद भाई बताइए क्या बोल रहे हैं आप? ये मुशीद स्लेज करता है बड़े भाई को? हाँ हाँ, ये बॉलिंग डालते हैं तो उनको आउट करने के लिए खूब चढ़ाते हैं कि वहां मारे, मुझे मार के दिखाओ। अच्छा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, वाकई में दोनों भाई इतने शानदार क्रिकेटर। लेकिन नौशाद भाई आप पे आऊँगा दोबारा। मतलब हम भी फादर हैं और बच्चे को लेके जाते हैं, घोड़े को आप पानी तक लेकर जा सकते हो लेकिन पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते हो। तो ये बड़ा टफ काम होता है कि आप क्रिकेटर बनाना चाहते हो और ये क्रिकेटर बने, तो ये अपने आप में कितना चैलेंज था कि आपने इनको इस गेम में इंटरेस्ट जगाया? क्या आपको डांटना पड़ा, क्या आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ी, या आपने कोई ऐसा मतलब ट्रिक अपनाया कि क्रिकेट से प्यार हो गया इनको? क्योंकि छोटे बच्चे को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और ये आप क्योंकि बहुत यंग एज से खिलाने से ही इस लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हो, तो डेफिनेटली आप इनको 6-7 साल की उम्र से क्रिकेट में लेके गए हो। कैसे इनको इंटरेस्ट जगाया आपने? ये चैलेंज शायद किसी ने आपसे बात की कि नहीं, क्योंकि एज ए फादर मुझे पता है, मैं अपने बच्चे को ग्राउंड में लेके जाता हूँ, वो खेलना चाहता है तो खेलता है, नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? नहीं, एकदम सही बात है सर, ये बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है और हम लोग वो करना चाहते हैं जो उनके लिए अच्छा है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये इतना डिफिकल्ट है कि मम्मी का कभी सपोर्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि घर वालों को इनसिक्योरिटी होती है कि बच्चा अगर पढ़ाई कम करेगा तो उसके फ्यूचर का भी क्या होगा। तो ये सब चीज़ें साथ में मिल के बैठ के बात करना पड़ता है, या कभी कभी हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि ठीक है जो होगा सो होगा। तो बोलते ना, किसी से जीतने से पहले डर से जीतना पड़ता है, तो वो फेलियर का डर निकालना पड़ता है कि क्या होगा, इसको निकालना पड़ता है। और वो बोलते हैं ना कि सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है, और खेल की बाजी हार गए तो हार कोई नुकसान नहीं है। तो ये सोच के बस लगे हुए दिन रात के जो होगा सो होगा, बस हमारा जो शौक है, जो पैशन है, वही हमारा काम बन गया। तो इसमें कोई नुकसान का सौदा ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। और खेल एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा हारना सिखाता है। सब जगह पे जीतने की लड़ाई हो रही है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, जिसमें हर भाई भाई से हारना नहीं चाहता है आज की तारीख में। लेकिन ये एक चीज़ है जो हमको हारना सिखाती है कि कैसे आपको हार के बाद बर्दाश्त करना है, बाउंस बैक करना है। अपनी कलीग को हारने के बाद भी आपको मार खाने के बाद भी आप उसको वेल प्लेड बोलते हो। तो ये जो बर्दाश्त करने की ताकत है, ये खेल देता है हमको, और जो जिंदगी के हर फील्ड में काम आएगी आपको आगे चल के। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से हमको शुरुआत करनी पड़ती है। तो और आज की तारीख में खिलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो है मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं। आप हर बच्चे में देखिए एनर्जी होती है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च करेगा। अगर हम उसको बल्ला नहीं देंगे या फुटबॉल नहीं देंगे तो वो अपना मोबाइल पकड़ लेगा हाथ में, और वहीं पे रात के 12-12 बजे छुप छुप के फिर वो ऐसी आदत पड़ जाएगी कि हम लेंगे भी तो भी वो नहीं देगा हाथ में फिर वापस। तो उसके उस चीज़ से दूर रखना है, उसकी एनर्जी सही जगह पे खर्च हो जाए, उसकी तंदुरुस्ती पे खर्च हो जाए, उसकी रनिंग में खर्च हो जाए, उसके उसे भले से वो खेले नहीं खेले वो अलग बात है। क्योंकि हम अगर हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो काम नहीं होगा। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहा है तो उसको उससे जॉब मिल जाए, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि खेलेगा तो क्या पता नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ को हम लोग है ना अपने उससे फ़ायदे और नुकसान से जोड़ते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करना चाहिए पेरेंट्स को, थोड़ा सी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा उसको जाने देना चाहिए उस फील्ड के अंदर लोगों के साथ। वसीम बरेली साहब का एक शेर है कि अपने साये को इतना समझाने दे, मुझ तक मेरे हिस्से की धूप आने दे, और मैं भी तो तेरे बाग का एक परिंदा हूँ, मेरी ही आवाज़ में मुझको गाने दे, और बाबा दुनिया जीत के मैं दिखला दूंगा, अपनी नज़र से दूर तो मुझको जाने दे। वाह वाह, कमाल है, तो कमाल। हाँ, ये आप डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप शेर और ऐसे टाइमली शेर आप फायर करते हैं। ये कमेंट्री में भी जब आए थे, कमेंट्री बॉक्स में भी, तब भी मैं सुन रहा था, आकाश चोपड़ा भी बड़े फैन हो गए थे आपके। लेकिन ये वाकई में मैं मतलब सामने होता तो आपको एक जप्पी देता, लेकिन एक जप्पी आपको जो आपने जो बातें की हैं, लाजवाब बातें की हैं, और जो पेरेंट्स हैं
और जो जिनके पास छोटे छोटे बच्चे जिनके ग्राउंड्स में और इधर लेके जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख होती है, जो एक सक्सेसफुल फादर की तरफ से आती है। किसी किताब से ये नहीं मिल सकती जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है नौशाद भाई। मुशीर के पास दोबारा स्विच टू मुशीर, आज अपने गार्जियन के साथ बैठे हैं, अभी छोटे हैं, अकेले आना मना है उनको, तो इसलिए आज फादर के साथ हूँ। मुशीर मैदान में अकेले होते हैं और मैदान में अकेले रन बनाते हैं, लेकिन फादर बाहर होते हैं और बाज की जैसे निगाहें होती हैं उस तरीके की बिल्कुल देखते रहते हैं, गेम के हर पहलू को वो इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और उसके बाद आके मुशीर को और सरफराज को उस पर टिप्स मिलते हैं। लेकिन मुशीर, आप जब इस बार रणजी ट्रॉफी फाइनल खेल रहे थे, आप रणजी चैंपियन बने, ये बहुत बड़ा लम्हा होता है किसी के लिए भी। अब से कुछ देर पहले धवल कुलकर्णी के साथ भी मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो धवल भी बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, मतलब आपकी, यशस्वी की, कमाल के ये खिलाड़ी हैं और फ्यूचर के बारे में बता रहे थे। तो ये जो लॉट है बॉम्बे का ड्रेसिंग रूम जो है, बॉम्बे का ड्रेसिंग रूम, मुशीर एक ऐसा ड्रेसिंग रूम है, और आपने सुना भी होगा क्योंकि आप तो सर्कल में हो, लेकिन सबको मालूम है कि मुंबई के ड्रेसिंग रूम में आ गए तो मतलब एक कदम टीम इंडिया में है, इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम है ये। तो ये मुंबई के ड्रेसिंग रूम में जाना रणजी ट्रॉफी के, मुशीर कैसा एक्सपीरियंस था ये? सर मतलब बहुत 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 कुछ सीखने को मिला सर मुझे, और मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर हमारी टीम में हैं, 5 से 4-5 प्लेयर हमारे टीम में टेस्ट प्लेयर हैं, तो मतलब बहुत कुछ देखने को सीखने मिलता है। उनका प्रिपरेशन कैसे होती है मैच से पहले, और वो क्या क्या मतलब क्या उनका रूटीन होता है, कैसे वो फोकस रहते हैं, तो मतलब सर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। और उनके साथ रहने मतलब ऐसा प्राउड फील होता है कि हाँ मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। और सर हमारे से भी ये जनरेशन से भी पहले बहुत मतलब दिग्गज खिलाड़ी मुंबई के लिए खेल के गए, तो मैं उनकी जगह पे अपनी मतलब मैं अपना परफॉर्मेंस फुलफिल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है सर। बिल्कुल यही बात मुशीर धवल ने की, धवल से अभी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे जब यंगस्टर्स आते हैं हम उनको यही बताते हैं इस ड्रेसिंग रूम में किसी ज़माने में गावस्कर, वाडेकर, दिलीप वेंगसारकर, रवि शास्त्री, मतलब इतनी बड़ी लेगेसी विरासत है, इसको आप लोगों ने अब आगे लेकर जाना है। वाकई में मुंबई का ड्रेसिंग रूम मतलब लेजेंड्स, मतलब वो ऐसे ऐसे खिलाड़ी उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, उस ड्रेसिंग रूम तक पहुंचना ही किसी सपने से कम नहीं। लेकिन अगला सपना आपका जो मेन मंजिल है वो है टीम इंडिया। तो अगर आप बात करें इसमें, आपने यंगेस्ट प्लेयर बने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 100 लगाने वाले, सचिन भी उस दिन मैदान में मौजूद थे। कोई बातचीत हुई सचिन तेंदुलकर से रणजी ट्रॉफी फाइनल के दौरान? नहीं सर, मतलब मुलाकात तो नहीं हो पाई, बट वो ऊपर बैठे थे, तो मैं सुबह सुबह मतलब 60 प्लस या 70 प्लस बैटिंग कर रहा था, तो मैंने ऐसे जस्ट स्क्रीन पे देखा, क्योंकि इतने दूर से तो दिखता नहीं है उधर पे ऊपर, तो स्क्रीन पे देखा तो सचिन सर दिखे थे, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोच रहा था जितना हो सके मैं विकेट पे रहूं, सर मेरी बैटिंग देखे, तो मेरे लिए वही प्राउड की बात है कि सर मेरी बैटिंग देखे और मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा ही लग रहा था। मैं इसलिए कर ही जा रहा था बैटिंग एकदम आराम आराम से। मुशीर, ये बहुत ही पॉजिटिव टेम्परामेंट एटीट्यूड है आपके अंदर। बहुत प्लेयर्स या बहुत लोग अपने रोल मॉडल आइडल को देखकर नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आपको खुशी हुई और आपने और ज़बरदस्त बैटिंग की। ये बहुत बड़ा एक ट्रेट है आपका, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर वाली बात है कि आप अपने इतने बड़े स्टार को देखकर आप में और जोश आया है। रोहित भी आए थे, रोहित ने कुछ बातचीत की, क्योंकि सारे दिग्गज वानखेड़े में मैच हो रहा था, तो रोहित भी उस रणजी ट्रॉफी मैच में मतलब सर रोहित आए थे मतलब अंदर पे, तो मतलब मिले थे, मैं जब आउट होके गया था तो अंदर ऐसे हाय हेलो हुआ था। फिर उन्होंने बोले कैसे हो, मैं लगा ठीक हूँ भैया। फिर उन्होंने मतलब बोले कि अच्छा कर रहे हो, करते रहो। फिर मैं ऐसे ही मतलब आउट हो गया था, तो थोड़ा मतलब साइड में जाके फिर मैं बैठ गया था, फिर वो चले गए थे थोड़ी देर। बिल्कुल। और पहले इनिंग्स में आपका बैट नहीं चला, दूसरे इनिंग्स में आके आपने शतक ठोक डाला, और फोर्थ इनिंग्स या थर्ड इनिंग्स शतक, जो सेकंड इनिंग्स की शतक होती है, वो वाकई में हाईली रेट किया जाता है। फर्स्ट इनिंग्स में आप 100 बहुत लगाते हैं, बहुत प्लेयर्स ने लगाया, लेकिन सेकंड इनिंग्स में आकर खेलना, ये क्या चेंज मुशीर आपने किया अपने टेक्निक में या स्ट्रैटेजी में या दिमाग का टेम्परामेंट, क्या चेंजेस किए कि आपने सेकंड इनिंग्स में आके 100 और फर्स्ट इनिंग्स में फ्लॉप होने के बाद, क्योंकि ये मैच लगभग बराबर का चल रहा था, आपने वहाँ से 500 रनों की लीड बना दी यहाँ पर श्रेयस के साथ पार्टनरशिप करके। एक यंगस्टर 19 साल का पार्टनरशिप भी कर रहा है, 100 भी लगा रहा है, श्रेयस 95 पे आउट हो जाते हैं, लंबी पारी। तो बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी दिखाई जो 28, 29, 30 साल का जो खिलाड़ी होता है, 4, 5, 6 साल खेल चुका था, वो वाली मैच्योरिटी आपने दिखाई। बहुत क्लोजली हम इस मैच को देख रहे थे। तो ये फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स में क्या बदलाव हुआ मुशीर के बैटिंग में, इतनी अच्छी बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में देखने को? सर मतलब जब मैं फर्स्ट इनिंग में आउट हुआ, तो मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं थोड़ा सा रन के लिए ज़्यादा घाई कर रहा था फर्स्ट इनिंग में।
तो उसके बाद में अंदर जब आउट होने के बाद आया, फिर शाम में अब्बू से बात किया, तो अब्बू ने बोले कि आपने जितने भी बॉले खेले हों सब बॉले मतलब फर्स्ट इनिंग में रन बनाने का इंटेंट दिख रहा था उसमें। और मैंने आते साथ ही स्वीप शॉट भी एक खेला था, एक पैडल स्वीप भी खेल रहा था। तो मतलब यही था कि थोड़ा घाई घाई में था, तो उसमें सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो अब्बू जैसे बोलते कि गाड़ी तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट होएगा ही। तो उसके बाद फिर मैं सेकेंड इनिंग में जब मैं गया तो मैंने यही सोचा कि अब मैं ये सबके साथ खड़े रह के पार्टनरशिप करना है। उस टाइम पे टीम को ज़रूरत भी थी, तो मैं सोच रहा था जितना हो सके मैं विकेट पे खड़े रहने को देखता हूँ, और मुझे अच्छी बॉल आके आउट कर जाएगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं सिर्फ विकेट पे खड़े रहने को देखूंगा पूरा पूरा दिन। जो भी आएगा सबके साथ पार्टनरशिप करने देखूंगा, और जो मुझे लूज बॉल मिलेगा या जो फिर मेरे जो रेंज में रहेगा मैं उस पर रन बनाऊंगा। नौशाद भाई, एक और जो चीज़ मॉडर्न डे क्रिकेट में है, मतलब हम जब बड़े हो रहे थे और आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तब तो मतलब टेस्ट क्रिकेट बहुत मेन क्रिकेट होती थी और वनडे खेल लेते थे। और आप पहले वनडे से रिटायर होते थे, फिर टेस्ट मैच आखिर में रिटायर होते थे। अब उल्टा हो गया है, जनरेशन टाइम का चेंज हो जाता है और टाइम का रिस्पेक्ट करोगे तभी आप सक्सेसफुल रहोगे। तो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी होना बहुत ज़रूरी हो गया कि आप T20 भी खेलें, टेस्ट क्रिकेट भी। सरफराज भी देख रहा हूँ मैं, टेस्ट, वनडे, T20 तीनों के लिए। यशस्वी जायसवाल अनदर मुंबई प्लेयर, तीनों फॉर्मेट। पृथ्वी शॉ हालांकि थोड़े से पीछे रह गए हैं, थोड़ा उनका परफॉर्मेंस गिर गया था, होपफुली वो भी आ जाएंगे जल्दी रेकनिंग में। तो ये ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बनना कितना टफ है नौशाद भाई? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आजकल के ज़माने में जैसे तीनों फॉर्मेट होने चाहिए आपके पास। हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस जो करते हैं वो तीनों फॉर्मेट की करते हैं। अगर मैं मान लो दिन भर का सिमुलेशन खेल रहा हूँ बच्चों के साथ में, सरफराज और मुशीर के साथ में, तो हम लोग पहले लंच टाइम तक टेस्ट क्रिकेट की या रणजी ट्रॉफी डेज क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें खाली क्लासिकल शॉट्स पे डिपेंड करते हैं, बॉल को लीव करना, अपनी विकेट की वैल्यू बढ़ाना। और उसके बाद फिर लंच से टी टाइम तक हम लोग वनडे की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सिंगल्स ज़्यादा, उसके अंदर 30 यार्ड्स के अंदर 7 फिल्टर, 6 फिल्टर अंदर रखते हैं। उसमें सिंगल आपको कंपलसरी लेना है हर सेकंड बॉल पे, उस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद लंच से टी टाइम से एंड ऑफ द डे तक हम लोग T20 की प्रैक्टिस करते हैं। उसमें बाकायदा वो पावर प्ले की प्रैक्टिस करते हैं कि आपको 2 फिल्टर बाहर है, बॉलर कहेगा कितने रन दूंगा मैं, बैट्समैन ये टारगेट को अचीव करता है, वो कहेगा मैं इतना रन बनाता हूँ। और फिर उसके अंदर मेरा रोल अलग होता है कि मैं उसको फील्डिंग अलग टाइप की लगाता हूँ। अगर मैं मान लो बैट्समैन को तैयारी करा रहा हूँ तो बॉलर के साथ हो जाता हूँ कि आपको ये बॉल डालना है और ये फील्डिंग लगाना है, उसको ब्लब करना है कि वो सोचेगा शायद ये बॉल आएगी, आपको ये खेलना है। तो इस तरीके से मेंटल और फिजिकल दोनों चलते रहता है, क्योंकि आपको दोनों करना है। क्योंकि आप T20 में और वनडे और डेज में ये फ़र्क होता है कि आपके पास टेस्ट क्रिकेट के अंदर टाइम होता है, सेशन होता है, दिन होता है। वनडे के अंदर आपको बॉल देख के खेलना पड़ता है, बॉल के हिसाब से बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है। लेकिन T20 में आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि अभी आजकल की जैसे विकटें होती है और रात में जो ड्यू में मैचेस होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। तो मेरे ख्याल से नुकसान नहीं है। पहले देखिए टाइपराइटर का ज़माना था, फिर उसके बाद लैपटॉप आ गया, फिर मोबाइल में इंटरनेट चालू हो गया, तो उस तरीके से फ़ायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। T20 आने से किचन तक के क्रिकेट पहुंच चुका है। घर के अंदर लोग अब खाना वाना बना के IPL देखने की तैयारी करते हैं कि 8 बजे IPL आएगा, और जिससे घर घर में रोजी रोटी का जरिया बना है। पहले क्या होता था, कुछ लोगों का घर चलता था, इससे अब कई लोगों की घर की रोजी रोटी हो गई है। और इससे क्या होता है कि नुकसान कुछ है ही नहीं, सब फायदा ही फायदा है सबका। क्योंकि वो बोलते हैं ना, दूल्हे को दुल्हन बाराती को खाना और दूल्हे के बाप को दहेज मिले, सब खुश रहते हैं। तो उसी तरीके से पब्लिक जब आएगी, जब उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा तो आएंगे, स्पॉन्सर आएंगे तो घर घर में रोजी रोटी का जरिया बनेगा। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बस यही है कि मैं ये बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप रेड बॉल पे पहले फोकस करो, क्योंकि अगर आप रेड बॉल पे फोकस करोगे तो आपके 2 ऑप्शन और बढ़ जाएंगे, वाइड बॉल के, वनडे और T20 दोनों। लेकिन सिर्फ T20 से आप अगर शुरू करोगे तो वो एंगल वाली बिल्डिंग होगी, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। फिर आप ये रेड बॉल की तरफ आना बहुत मुश्किल होगा। शुरुआत आप रेड बॉल से कीजिए और साथ साथ में T20 और वनडे को भी फॉलो कीजिए। तो उसमें कोई वो नहीं, आपका बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप बुर्ज खलीफा की तरह ऊपर तक बिल्डिंग अपनी बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल नौशाद भाई, इसी पे मैं जोड़ दूं, जर्नलिस्ट की तरह हम भी प्लेयर्स से मिलते हैं। विव रिचर्ड से मुलाकात हुई थी, मुशीर आप भी सुनना इस बात को। विव रिचर्ड से मुलाकात हुई थी 2016 में, 16 में वेस्ट इंडीज सीरीज़ कवर कर रहा था। तो विव रिचर्ड से मैंने बोला कि आपकी T20 टीम बहुत अच्छा कर रही है, टेस्ट टीम आपकी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप T20 टीम देखोगे जो अच्छा कर रही है ना, ये सारे टेस्ट से ग्रेजुएट होकर आए हैं अभी, सब टेस्ट प्लेयर, बहुत ग्रेट टेस्ट प्लेयर्स थे ये।
और क्योंकि अब नए टेस्ट प्लेयर्स नहीं आ रहे, ये जैसे ही लॉट 2020 का टेस्ट प्लेयर वाला लॉट चला जाएगा, आप देखना हम 2020 में भी स्ट्रगल करेंगे। और ये चीज़ देखने को मिली कि मतलब क्वालिटी जो डेवलप हुई है टेस्ट क्रिकेट से हुई थी, और ये आए अब T20 खेलने लगे। और वी आर मीडियोकर, उन्होंने कहा मीडियोकर हो, अगर आप मीडियोकर रहोगे ज़्यादा दिन तक अपने आप पुअर हो जाओगे, क्योंकि आप अगर खड़े हो तो दूसरा वाला नहीं खड़ा हुआ है, वो लगातार चलता जा रहा है, तो आप में और उसमें बहुत फासला हो जाएगा और आप पुअर हो जाओगे। और वेस्ट इंडीज़ का भी वही हो रहा है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट जहाँ पे खत्म हो जाएगा वहाँ 2020 की क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन चलिए, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस मुशीर के लिए शेयर कर दिया वेव रिचर्ड्स की बात। लेकिन मुशीर, आप एक राइट एग्जाम्पल हो जो इस दौर से गुजर रहा है मॉडर्न जनरेशन में। आपके लिए कितना टफ है ये तीनों फॉर्मेट की प्रैक्टिस करना? जैसे नौशाद भाई ने तो बोल दिया, कोच हैं वो तो पापा हैं, कोच भी हैं, उन्होंने करवा दिया। लेकिन आप हो असली क्या बोलते हैं वो रेस करने वाले एथलीट, जिसको दौड़ना है रेस में, तो आपके लिए कितना टफ है इन तीनों फॉर्मेट्स में एक ही दिन में अलग अलग 3 बार अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग स्टाइल ऑफ बैटिंग में प्रैक्टिस करना, बॉलिंग भी? सर मतलब इतना अभी मतलब बचपन से ही ये प्रैक्टिस हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब्बू बचपन से ही हम लोग को इतना मैच सिमुलेशन कराते हुए आ रहे हैं, तो अभी सर हम लोग को मतलब इस सब चीज़ की आदत हो गई है सर। तो मतलब अभी जब भी हम मैच खेलने आते हैं तो डेज मोड ऑन हो जाता है, उसके बाद जो भी T20 खेलने आते हैं तो वो मोड में चले जाते हैं। तो मतलब सर अब हैबिट सी हो गई है, बस यही है कि हमको अब ये सब चीज़ छोड़नी नहीं है सर, इस चीज़ को और पकड़ के रखनी है और हमको इसी में ही अपने आप को और निखारना है सर, तो हमको ईजी पड़ेगा सर। बिल्कुल। नौशाद भाई, 1-2 सवाल और पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलूंगा और शेर भी सुनूंगा जाते जाते, जिससे कि हम सबका जोश बढ़ जाए। एक शेर आपसे सुनूंगा, आप ज़बरदस्त शेर सुनाते हैं, जोश मोटिवेशन वाले। नौशाद भाई, एक चीज़ है इस जनरेशन में, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया, आपके टाइम में हमारे टाइम में डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं थे, अड्डाबाजी होती थी, बातचीत होती थी और उसके बाद घर चले जाते थे, चाय पी लेते थे और उसमें बातचीत होती थी तो इंटरेक्शन होता था, तो बहुत सारे नए आइडियाज़ भी होते थे। अब सब रील्स में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में बहुत बिजी हैं और खासकर मुशीर वाला जनरेशन, सरफराज वाला जनरेशन, इनको खेल के साथ साथ ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। नौशाद भाई, तो इससे आप कैसे इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो? आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मैसेज है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत प्लेयर्स जो हैं रन कम बन रहे हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट ज़्यादा डल रहे हैं, तो ये चीज़ एक डिस्ट्रैक्ट कर रही है और परफॉर्मेंसेस खराब हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया से आप कैसे इनको बचा रहे हैं, किस तरीके से आप इनको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये बात एक कोच, एक फादर से सब सुनना चाहेंगे, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स हैं, जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि मोबाइल जो है ना, एक फायदा भी एक नुकसान भी है कि अगर आप जैसे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया क्या, मोबाइल से सोशल मीडिया शुरू होती है ना। तो सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि आपको हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ले जाता है, वो प्रेजेंट में नहीं रखता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और जो स्पोर्ट्स है वो प्रेजेंट का गेम है कि आपको खेल जो है ना वो प्रेजेंट में खेलना पड़ता है आपको, और वो प्रेजेंट में रहने के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठना है, रात में 9 बजे सोना है। और ये जो अगर आप इसमें फंसे रहोगे तो आप अपना प्रेजेंट में रह ही नहीं पाओगे, सुबह फ्रेश उठोगे नहीं, सुबह फ्रेश नहीं उठोगे तो ना फिर फिजिकली कोई एक्टिविटी हो पाएगी, फिर आप ग्राउंड पे जाओगे तो फिजिकली प्रेजेंट रहोगे तो मेंटली एब्सेंट हो जाओगे। और इसमें कैसा होता है कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों 100% अगर प्रेजेंट हो तो फायदा भी 100% है, और अगर आप फिजिकली या मेंटली 1% भी अगर एब्सेंट हो तो फायदा इसका 0% होगा। तो इसके लिए सोशल मीडिया से दूर रहना है। देखिए प्लेयर पे कितना प्रेशर होता है, एक तो ये प्रेशर होता है कि हमारे कंपटीशन बहुत है, हमारे पास सिलेक्टर का प्रेशर होता है, अपोजिशन का प्रेशर होता है, विकेट्स का कंडीशन का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। फिर उसके बाद अननेसेसरी सोशल मीडिया का प्रेशर क्यों लेना है? जब आप सोशल मीडिया पे जाके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट शेयर करोगे कि मैंने आज इतना रन बना दिया, मैंने इतना बनाया, तो कल जब 0 पे आउट होगे तो वो भी फेस करना पड़ेगा, ट्रोल होगे तो वो भी फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी फिर तैयार रहना है। तो ये कहने का मतलब इससे फ़ायदा भी है कि चलो ठीक है, आपका कुछ उससे 2 पैसे आने का भी होता है, क्योंकि स्पॉन्सर भी आते हैं तो उसी से आते हैं। तो वही तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि वो बोलते हैं ना कि मतलब बच्चों को ये बड़ा मुश्किल बोलते हैं ना। तो वसीम बरेली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि उसूलों पे आज आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, और आजकल के नए बच्चों को ये कौन समझाए कि कहाँ से बच के निकलना, कहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या अच्छा लगता है वो नहीं करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है वो करना है। इसके लिए कि जो चीज़ों की जैसे खाना है, आप ज़्यादा खाएंगे तो बदहज़मी हो जाएगी,
कोई भी चीज़ एक लिमिट से अच्छी होती है, तो उसका फ़ायदा होगा आपको। चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे खेलना कूदना है, हर एक का एक टाइम टेबल बना के चलेंगे, ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। तो मेरे ख्याल से वो सबके लिए फ़ायदा होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मुशीर आपसे, और सवाल ये कि क्या ये ड्रीम है, सपना है कि टीम इंडिया में खान ब्रदर्स अब खेलते हुए दिखे एक साथ? जी सर, मतलब सपना तो है ही सर, मतलब देख ही रहे हैं बचपन से कि इंडिया के लिए खेलना है, और ये भी है कि दोनों भाई एक साथ खेलेंगे तो अब्बू का सपना भी पूरा होएगा सर। तो बस इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, जी जान से लगे हैं। बस ये है कि अपने प्रैक्टिस और ज़मीन से जुड़े रहना है और प्रोसेस पे ध्यान देना है सर, बस। बिल्कुल, और हमारी दुआएं भी ये होंगी मुशीर कि ये खान ब्रदर्स मतलब वॉर ब्रदर्स की तरह चमके, सारे जितने भी ब्रदर्स की जोड़ी हुई है सबको भुला दें। बिल्कुल ऐसी जोड़ी यहां पर खेले खान ब्रदर्स, जैसे मार्क वॉ और स्टीव वॉ थे, उस तरीके से यहां पर सरफराज खान और मुशीर खान की जोड़ी जो है लंबे समय तक हिंदुस्तान के लिए खेलते हुए नजर आया। और जैसा कि मैंने पीछे लिखा भी है कि हम आपको जब देखते हैं, आप जैसे यंगस्टर्स को देखते हैं, तो हमें पूरा यकीन और विश्वास हो जाता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है और सुरक्षित भी है। नौशाद भाई, जाते जाते एक कोई बेहतरीन शेर आपसे सुनना चाहूंगा, अगर आपके पास एक ऐसा कोई शेर जो मोटिवेट करने के लिए हम सबको अगर है आपके पास, तो प्लीज सुनाएं, और उसके बाद मैं आपको अलविदा कहूंगा। नहीं, देखिए, अभी तो मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूं, क्योंकि कुछ लोगों को पेरेंट्स अच्छे लगते, कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगते। तो एक चेरिया, हाँ, क्योंकि ज़्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा, क्योंकि हर किसी को मैं अच्छा लगूं ऐसा नहीं है, क्योंकि गांधी जी भी थे जो वो फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों के लिए कुछ और थे, हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे। तो सबको नहीं अच्छा लगता मैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो मौका मिला है, तो मेरा भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूं, इसीलिए मैं थोड़ा कम जाता हूं कहीं। आप कल भी इंडिया टुडे में बुलाए थे, मैं नहीं जा पाया। तो शेर तो मैं सुना दूंगा आपको कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है कि तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। आदमी का और कभी पूरा नहीं होता, तो मेरे ख्याल से थोड़ा खुश रहना भी चाहिए, थोड़ा सी शुक्र भी अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि जहाँ भी उन्होंने रखा है उनका शुक्र है, और अपनी कोशिश और मेहनत में कमी नहीं रखना चाहिए। तो बस लगातार अपना काम करना है, जो रूटीन है उसको फॉलो करना है, और उसके बाद ऐसा करना है काम कि लोग आपके पीछे से भी ये बोले कि भाई हाँ ठीक है, कि इनके अंदर कोई घमंड नहीं आया, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो बोलते हैं ना, आसमां अपनी बुलंदी पे क्यों इतराता है, आसमां अपनी बुलंदी पे क्यों इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। ज़मीं वाले हैं तो आसमान की इज्जत है, अगर कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा तो ऊंचाई पे कोई कितना भी चले जाए उसकी क्या इज्जत है। इसलिए हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना है, और बाकी जो होगा उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि आदमी का और तो कभी पूरा होता नहीं है। इसीलिए एकदम से जो रूटीन बना के रखे उसको फॉलो करना है और शुक्र करना है, और नहीं मिला तो सब्र भी करना है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे चीज़ ये स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी हो, ये सिखाता ही है सब्र करना, और अपने जिससे आप हारे हो, जैसा कि शुरुआत में आपने कहा है, उसको रिस्पेक्ट करना और उसको अगली बार कैसे हराना है फेयर प्ले के तहत, सही रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, वो भी स्पोर्ट्स से सिखाता है। लेकिन शुक्रिया आपका, शुक्रिया ऊपर वाले का, और शुक्रिया आपका कि आप इन दोनों को इस तरीके से क्रिकेटर बना रहे हैं, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट आपको नौशाद भाई, मुशीर और सरफराज, आप तीनों को, आपके पूरे फैमिली को। बिल्कुल, और आप चमकें और हिंदुस्तान का जो झंडा है बिल्कुल ऊंचा लहराए आपकी वजह से, और हम सबको बड़ा गर्व होगा। और ये पहली मुलाकात है, और मुझे पूरा यकीन है मुशीर कि आने वाले समय में ढेर सारी ऐसी मुलाकातें होंगी जहां पर हम आपकी और सरफराज की और आपके फादर के साथ मिलकर बड़ी बड़े कारनामों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हिंदुस्तान के वो भविष्य हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यंगस्टर्स में से एक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस दिन टीम इंडिया में ये आएगा ना, ये खूंटा गाड़ के बैठने वाला। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और आपको जाते जाते एक बार फिर वही कहूँगा कि इंडिया टीवी क्रिकेट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, और इसी तरीके से हम अलग अलग प्लेयर्स से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, बातचीत करेंगे, क्रिकेट की हर खबर भी आपको इस प्लेटफॉर्म में देते रहेंगे। इसलिए वो बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हम लाइव हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।